शशांक फ्रॉम शशांक लॉ एकेडमी। आज हम बात करने जा रहे हैं आपका सेक्शन 91। सेक्शन 91 से पहले हम कुछ जनरल टर्म्स पढ़ लेते हैं कि देखिए हमने बात करी एविडेंस एक्ट बात करता है आपका बेस्ट एविडेंस की, जो बेस्ट एविडेंस होगा वही। तो हमने इससे रिलेटेड आपका सेक्शन 60 में पढ़ा था कि एक्सक्लूजन ऑफ हेयरसे एविडेंस, यानी कि हेयरसे एविडेंस आपका एक्सेप्टेबल नहीं है, अंडर द सम सर्कमस्टांसेस एडमिसिबल है, जैसे सेक्शन 6 और इनमें एडमिसिबल है, वैसे हेयरसे एविडेंस एडमिसिबल नहीं है। फिर हमने पढ़ा सेक्शन 64 बात करता था आपका प्राइमरी एविडेंस से रिलेटेड, ठीक है। और आपका फिर हमने पढ़ना है अब जो आज हमने पढ़ना है सेक्शन 71, उसका है कि एक्सक्लूजन ऑफ ओरल एविडेंस बाय डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, यानी कि अगर आपका अगर डॉक्यूमेंट एविडेंस है, ठीक है, तो उससे रिलेटेड आप ओरल एविडेंस नहीं दे सकते। अगर कोई चीज़ से रिलेटेड आपका कोई डॉक्यूमेंट है, ठीक है, तो उससे रिलेटेड आप ओरल एविडेंस नहीं दे सकते। जैसे कोई गिफ्ट डीड है, गिफ्ट डीड अगर आपकी रजिस्टर्ड है, करवाना ज़रूरी है अंडर सेक्शन 17 ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट, कि एक गिफ्ट डीड को आपको रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा और आपने उसे रजिस्टर्ड नहीं करवाया, तो ना उससे रिलेटेड आप ओरल दे सकते, ना कोई डॉक्यूमेंट्री दे सकते, ठीक है। तो इसे एक बार पढ़ना है। तो हम शुरू करते हैं सेक्शन 91। सेक्शन 91 बात करता है आपका चैप्टर 6 से रिलेटेड बात करता है एक्सक्लूजन ऑफ ओरल एंड बाय डॉक्यूमेंट एविडेंस, मतलब ओरल हट जाएगा अगर डॉक्यूमेंट है तो ये दो पार्ट्स में डिवाइड है। पहला पार्ट कह रहा है व्हेन द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट मतलब यानी कि एक कॉन्ट्रैक्ट है, यानी कि कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ, लीज डीड, कुछ भी ऐसी चीज है उसके जो बीच में रखा हुआ है, जैसे ए ने बी के साथ लीज डीड करी और कहा कि मैं 13,000 रुपये किराया दूंगा 3 महीने तक का, तो ये चीजें जो उसमें लिखी हुई है वो सब आपका टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात करी गई है, ठीक है। ग्रांट ऑफ एनी डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी से रिलेटेड वेल सेल डीड, ये सब कुछ हो गया। हैज बीन रिड्यूस्ड टू बी फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट। देखो अब जो यहाँ से लेके यहाँ तक का है ये फर्स्ट पार्ट है, और यहाँ से लेके यहाँ तक है ये सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट आपका ये कह रहा है कि ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जिनको रजिस्टर्ड करवाना जरूरी नहीं था पर आपने रजिस्टर्ड करवा दिया, और दूसरा पार्ट कह रहा है ये वाला, ये वाला बात कह रहा है आपका कि ऐसे डॉक्यूमेंट्स जिनको आपको कंपलसरी रजिस्टर्ड करवाना था और आपने उन्हें रजिस्टर्ड करवाया, उन्हें रिड्यूस इन राइटिंग। इसको ऐसे समझिए कि सेक्शन 91 का आपका फर्स्ट पार्ट ये कह रहा है कि ऐसे कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, जो जैसे कोई अपॉइंटमेंट है जिनको आप ओरल, क्योंकि आपको पता होगा कि हमारे यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ओरल भी चल सकते हैं, रिटर्न में भी है। पर मान लो आपने कोई ओरल कॉन्ट्रैक्ट कर सकते थे पर आपने उसे ओरल की जगह रिटर्न कर दिया, ठीक है, ओरल की जगह आपने रिटर्न कर दिया, ठीक है, ए और बी ने, कि हम आपको 3,000 रुपये देंगे, बदले में आप हमें तीन बोरी कॉटन दोगे, ठीक है। तो आपने ये रिटर्न में कर लिया, तो ये भी वैलिड। अब फिर अगर आपने मान लो रिटर्न में कर दिया तो आप ओरल नहीं दे सकते, यानी कि मान लो आप ए और बी जो है वो दोनों बिजनेसमैन है, ये कॉन्ट्रैक्ट आपका ओरली भी कर सकते थे, पर इन्होंने ओरली ना करके अपना एक रिटर्न और डॉक्यूमेंट नोटराइज करके बना लिया। अब क्या होता है कि बी जो है, बी जो अब कोर्ट में जाता है, ये कोर्ट है, बी कहता है कि ए ने मेरे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करा है, तो कोर्ट इससे बी से पूछेगी कि आपके बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था, तो ये कहेगा हाँ हुआ था, ठीक है। तो आपके पास कॉन्ट्रैक्ट है, वो कहेगा नहीं कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं है मेरे पास। तो अब क्या होगा यहाँ पर उससे ये कहा जाएगा कि नहीं, आप यहाँ से रिलेटेड आप ओरल एविडेंस नहीं दे सकते। पहले तो मैं आपको ओरल एविडेंस के लिए कह भी देता, पर आपने आप कह दिया कि ये ओरल एविडेंस अब आप नहीं दे सकते, अब आपको डॉक्यूमेंट्री एविडेंस देना होगा, क्योंकि आप दोनों ने राइटिंग करी है, ठीक है, आपने राइटिंग में करा है एक डॉक्यूमेंट। तो फर्स्ट पार्ट जो है आपका ये वाला, ये बात ऐसे वाले डॉक्यूमेंट्स की करता है जिसमें आपने डॉक्यूमेंट करे हैं, मतलब जरूरी नहीं था करना था। और जो इसका ये सेकंड पार्ट है, लेटर पार्ट है, जो लेटर पार्ट है वो ये कह रहा है कि ऐसे डॉक्यूमेंट्स जिनको आपको रजिस्टर्ड करवाना था, जैसे आपको पता हो कि जो इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, 100 रुपए से ऊपर की, उसको आपको रजिस्टर्ड करवाना पड़ता है अंडर सेक्शन 17 रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत, ठीक है, जैसे सेल डीड हो गई, गिफ्ट डीड हो गई, कुछ भी हो गया, ठीक है, ये आपको रजिस्टर्ड करवानी पड़ेगी। अगर आपने रजिस्टर्ड नहीं करवाई तो उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, ठीक है। और अगर नहीं करवाया तो क्या होगा, 49C रजिस्ट्रेशन के एक्ट के तहत उनके से रिलेटेड आप नो ओरल एविडेंस एंड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कैन नॉट बी गिवन, कोई ओरल एविडेंस भी नहीं दे सकते और आपका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी नहीं दे सकते। जैसे आप ऐसे समझिए, ए ने बी को अपना घर बेचा जिसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू 1,00,000 रुपए थी। अब यानी कि इन दोनों को रजिस्टर्ड करवाना चाहिए था, सेल डीड जो होती वो रजिस्टर्ड करवानी चाहिए थी, अब इन्होंने रजिस्टर्ड नहीं करवाई, ठीक है। और राइटिंग में भी होना चाहिए था कि अगर आप 100 रुपए से ऊपर की कोई प्रॉपर्टी को करते हो तो राइटिंग में भी होना चाहिए और रजिस्टर्ड भी होना चाहिए एज पर द रजिस्ट्रेशन एक्ट भी। आपने ना इसे राइटिंग में करा ना सेल रजिस्टर्ड करवाया, तो क्या होगा,
ये आपका एविडेंस ना, आप इससे रिलेटेड ओरल एविडेंस दे सकते हो, डॉक्यूमेंट की तो सवाल ही नहीं उठता क्योंकि कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि 49C के तहत आपको ये एक्सेप्टेबल ही नहीं है, क्योंकि सेक्शन 17 कह रहा है कि रजिस्ट्रेशन एक्ट की, ये दोनों रजिस्ट्रेशन एक्ट की बात हो रही थी कि आपको देना पड़ेगा और आपने ये चीज़ दी ही नहीं, तो यहाँ पर आपका ये चीज़ एक्सक्लूड हो जाएगी, एक्सक्लूजन हो जाएगा। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है कि सेक्शन 91 सिंपली ये कह रहा है कि अगर कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसे आपको नहीं करना चाहिए था पर तब भी आपने उसे डॉक्यूमेंट में कर लिया, तो आप डॉक्यूमेंट ही दोगे, अब ओरल नहीं दोगे, ठीक है। और ये चीज़ दूसरा पार्ट ये कह रहा है कि लेटर पार्ट ये कह रहा है कि अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड करना था और आपने उसे डॉक्यूमेंट को रजिस्टर्ड नहीं करवाया, ठीक है, डॉक्यूमेंट को रजिस्टर्ड नहीं करवाया, तो आप उससे रिलेटेड ओरल एविडेंस भी नहीं दे सकते, अब डॉक्यूमेंट तो वो था ही नहीं, तो कैसे देते। तो यही बात कह रहा है, नो एविडेंस शैल बी गिवन इन प्रूफ ऑफ टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ग्रांट सच मैटर एक्सेप्ट द डॉक्यूमेंट इटसेल्फ, या तो खुद ओरिजिनल लाओ या सेकेंडरी एविडेंस लाओ कंटेंट इन द केस विच आर सेकेंडरी एविडेंस एडमिसिबल, जो सेकेंडरी एविडेंस से रिलेटेड आपके प्रोविजन दे रखे हैं सेक्शन 63 में, उससे रिलेटेड, ठीक है। अब इसके कुछ एक्सेप्शंस है। एक्सेप्शंस क्या है? पहला एक्सेप्शन बात करते हैं पब्लिक ऑफिसर। पब्लिक ऑफिसर से रिलेटेड सिंपली बात ये बोली गई है कि अगर कोई पब्लिक ऑफिसर है और सवाल उठता है कि इसकी कोई अपॉइंटमेंट है, अब देखो पब्लिक ऑफिसर की तो अपॉइंटमेंट आपका रिटर्न में हुई होती है, ठीक है, बट यहाँ पर क्या है कि वो अपना काम करता चला जा रहा है, तो यहाँ पर उसके रिटर्न डॉक्यूमेंट को नहीं मंगवाया जाएगा। सिंपल सी बात है, ये पुलिस वाला है, पुलिस वाले की अपॉइंटमेंट हुई तो रिटर्न में हुई थी, अब मान लो सवाल उठता है कि इसकी अपॉइंटमेंट हुई या नहीं हुई है, पर आपका इसका रिटर्न में हुआ भी था, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर तो बात 91 तो पिक्चर में तभी आएगा ना कि ऐसे डॉक्यूमेंट जिनको आपको रजिस्टर्ड करना चाहिए था तभी आपका डॉक्यूमेंट माने जाएंगे, पर यहाँ पर क्या राइटिंग है, तो कोर्ट यहाँ कह सकता है कि चलो ठीक है, आप नो नीड टू बी प्रूव्ड, आपको ज़रूरत नहीं है इसे प्रूव करने की क्योंकि वो पब्लिक काम तो कर ही रहा था, तो चाहे राइटिंग में हो या ना हो यहाँ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और अब एक्सेप्शन 2 की बात करें तो एक्सेप्शन 2 बात ये करता है कि विल एडमिटेड टू द प्रोबेट, प्रोबेट से आपका प्रूव करी जा सकती है, ठीक है। अब प्रोबेट में मतलब यानी कि इस पर कोर्ट की सील होनी चाहिए। प्रोबेट का मतलब होता है कि इज अ कॉपी ऑफ ए विल, ये क्या होता है, कॉपी ऑफ ए विल एंड इट इज सफिशिएंट, इस पर सील होती है कोर्ट की, किसकी होती है, सील ऑफ कोर्ट, कोर्ट की सील होगी। प्रोबेट मतलब यानी कि एक विल होगी, ठीक है, और उस पर कोर्ट की सील होगी, आप उसी से बस प्रूफ कर सकते हैं, प्रोबेट वाली से भी आप प्रूफ कर सकते हैं। प्रूफ ऑफ द कंटेंट ऑफ द विल, विल के कंटेंट को प्रूफ करने के लिए कि जो मरा हुआ व्यक्ति है ए, उसने प्रॉपर्टी नाम कर दी बी के, तो ये चीज़। अब इसकी कुछ एक्सप्लेनेशन है। एक्सप्लेनेशन आपकी ये बात कहती है कि ये पहले हम पढ़ चुके हैं। एक्सप्लेनेशन कह रहा है, पहला एक्सप्लेनेशन कह रहा है कि कोई कॉन्ट्रैक्ट है, ग्रांट है, डिस्पोजिशन है, कंटेनिंग वन डॉक्यूमेंट, तो वो अगर वो कोई एक डॉक्यूमेंट में है तो वो डॉक्यूमेंट भी आपका माना जाएगा, ठीक है। और ये कह रहा है कि अगर मोर देन वन ओरिजिनल, जैसे मान लो एक एक्स वाई जेड है, एक्सप्लेनेशन 2 की बात कर रहा हूँ, अगर उनके पास भी डॉक्यूमेंट 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है और तीनों पे साइन हुए हुए, एक्स वाई जेड के भी इस पे भी साइन हुए हुए, एक्स वाई जेड के इस पे भी साइन हुए हुए, एक्स वाई जेड के इस पे भी साइन हुए हुए, तो ये तीनों आपके ओरिजिनल माने जाएंगे, तो आपके ये तीनों के तीनों आप इसमें डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दे सकते हैं, इसमें आप ओरल नहीं दे सकते। तो आप इनमें से कोई एक भी, चाहे डॉक्यूमेंट 1 पे आपके साइन थे, तीनों के साइन थे, तो आप ये वाला कर दो, डॉक्यूमेंट 2 प्रूफ कर दो या डॉक्यूमेंट 3 कर दो, कोई भी ले आओ चलेगा। एक्सप्लेनेशन 3 ये कह रहा है कि any document, the statement in any document, whatever the fact other than the fact referred to in the section, shall not preclude the admission of oral evidence as the same fact। यानी कि आप अगर आपने अब 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 ये कह रहा है कि अगर मान लो कोई ओरल एविडेंस है, ठीक है, जैसे ये सॉरी ओरल एविडेंस है, मान लो कोई ये डॉक्यूमेंट एविडेंस है, इसे ऐसे समझना, मान लो ये कोई डॉक्यूमेंट है, ठीक है, लीज एग्रीमेंट है या कोई भी चीज़ है जिसको आपका रजिस्टर्ड नहीं होना चाहिए था, करवा दिया। इन एडिशन आपने कोई बात करी है, इन एडिशन आपने कोई बात करी है, ठीक है, अब आपका कोई इन एडिशन आपने बात करी है, उससे रिलेटेड आप ओरल एविडेंस दे सकते हैं। यानी कि क्या लिखा है एक बार, द स्टेटमेंट इन एनी डॉक्यूमेंट वट एवर ऑफ द अदर देन द फैक्ट्स रेफर टू द इन दिस सेक्शन, यानी कि अदर देन द डॉक्यूमेंट, मतलब इन एडिशन आपने कोई बात करी है, शैल नॉट प्रोक्यूट एडमिशन ऑफ ओरल एविडेंस एज द सेम फैक्ट, तो आप उससे रिलेटेड ओरल एविडेंस दे सकते हैं। मान लो कोई कॉन्ट्रैक्ट था, ठीक है, उसमें जो टर्म्स एंड कंडीशन थी उससे एक्सेप्ट, उससे अलग कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ, मतलब कोई साइन नहीं हुआ, बस ऐसे ओरली कह दिया ए ने बी ने, हाँ कर लेंगे कर लेंगे, तो आप इससे रिलेटेड ओरल एविडेंस दे सकते हो, ठीक है। इससे रिलेटेड इन एडिशन अगर कोई डिसाइड हुआ था आपके दोनों के बीच में, तो आप उससे रिलेटेड ओरल एविडेंस दे सकते हैं, ऐसे समझिए। इस 3 लाइन को 3 बार बोलेंगे, अपने आप समझ आ जाएगा। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए।